अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीके बायोलॉजी लेक्चर्स। आज एक और लेक्चर के साथ इंडिकेट के सिलेबस से वो है एंजाइम्स, इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटीज़ को या रेट ऑफ रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देते हैं, या और वो चीज़ जो एंजाइम की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर दे या स्टॉप ना करे लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी को किसी न किसी हद तक मिनिमाइज कर दे। सो इट विल बी नोन एज द इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। So any substance that inhibit the enzyme activity is called the inhibitors. यहाँ पर मैं एक इजाफा कर दूंगा, any substance or any factor, कोई भी फैक्टर, कोई भी सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, इट विल बी नोन एज द इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स। अब हम आते हैं जरा एंजाइम इनहिबिशन किस चीज से होती है। कभी होता है फिजिकल इनहिबिशन। फिजिकल इनहिबिशन जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लिंक में जा करके उसको देख ले, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। अगर पीएच चेंज होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, एंजाइम डिनेचर हो जाता है, इसको कहते हैं फिजिकल इनहिबिटर। टेम्परेचर के चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटीज इनहिबिट हो सकती है, एंजाइम की एक्टिविटीज अफेक्ट हो सकती है। सो इट इज आल्सो नोन एज द एंजाइम इनहिबिटर, बट ये फिजिकल इनहिबिटर है। फिर उसके बाद एक और लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एलोस्टेरिक इनहिबिटर कभी कभार एंजाइम का अपना ही प्रोडक्ट एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। सो इट विल बी नोन एज द एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ये दो इनहिबिटर हो गए, कभी फिजिकल इनहिबिटर पीएच या टेम्परेचर से होता है, कभी एलोस्टेरिक इनहिबिटर होता है, समटाइम केमिकल इनहिबिटर्स होता है। केमिकल इनहिबिटर क्या होता है? ड्रग्स है, कोई पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड और हम उस केमिकल कंपाउंड को कहते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म के खिलाफ हम यूज करते हैं, प्लांट्स के खिलाफ जो आर्बिसाइड्स है उसको यूज करते हैं, या जो आर्थ्रोपोड्स वगैरह होते हैं या जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके खिलाफ जो हम पॉइजन यूज करते हैं उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। सो वो भी हमारे एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, कोई पॉइजन भी इनहिबिट कर सकता है, कोई एंटीबायोटिक भी हमारे एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है, एज वेल एज कुछ ड्रग्स भी एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है। सो आर वो केमिकल एजेंट जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं, इट विल बी नोन एज द केमिकल इनहिबिटर। सो हमारा जो आज टॉपिक है वो फिजिकल पर नहीं, वो पहले हम पढ़ चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी पढ़ चुके हैं। आज जो है वो है केमिकल इनहिबिटर। सो आर वो केमिकल, चाहे वो ड्रग्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, पॉइजन्स हो या एंटीबायोटिक्स हो, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे, इट विल बी नोन एज द इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स। So now there are how many classes and types of this inhibitor? सबसे पहला जो इनहिबिटर है वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल इनहिबिटर हम उसको कहते हैं, मतलब ये रिवर्स नहीं हो रहा है, इरिवर्सिबल है। जब एंजाइम के साथ टाइटली या कोवेलेंटली कोई इनहिबिटर बाइंड हो जाता है, इट विल बी नोन एज द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। द इनहिबिटर, द एंजाइम एक्टिविटीज कैन नॉट बी रीगेन, हम एंजाइम की एक्टिविटी को रीगेन नहीं कर सकता है, ये कोवेलेंटली अटैच हो जाता है, ये टाइटली बाइंड हो जाता है, तो एंजाइम वापस रीगेन नहीं हो सकता, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इट विल डीनेचर द एंजाइम, ये हमारा एंजाइम खत्म कर देता है। सो इट इज द वेरी रिएक्टिव ग्रुप्स होता है, ये बहुत रिएक्टिव ग्रुप्स है। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल इनहिबिटर। कुछ मतलब आर्टिकल्स में जो साइनाइड्स है उसको भी इरिवर्सिबल इनहिबिटर में लिखा गया है, लेकिन जो मेजर है वो क्या चीज है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक रिएक्टिव ग्रुप उसके अंदर मौजूद है और ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। सो व्हाट इज दिस रिएक्टिव ग्रुप? वो रिएक्टिव ग्रुप क्या होता है? दीज रिएक्टिव ग्रुप्स आर द एल्डिहाइड्स, the reactive groups are the ketones, and you know एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर क्या चीज मौजूद है? देयर आर द कार्बोनाइल कार्बन, इसके अंदर मौजूद है कार्बोनाइल कार्बन, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ पाई और सिग्मा बांड होते हैं। इसका जो पाई बांड है वो वीक बांड है, वो टूट जाता है और ये बहुत ज्यादा मतलब रिड्यूस भी हो सकता है, और ये रिएक्टिव ग्रुप्स भी है। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर टाइटली बाइंड होता है, एंजाइम एक्टिविटी हम रिगेन नहीं कर सकेंगे, इसके बाद ये डिनेचर कर देता है एंजाइम को, और वो रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलिन है। अब हम आते हैं जरा एक बार इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज द एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन एंड में उसके बाद कार्बन है। सो दिस इज द मतलब वेरी रिएक्टिव ग्रुप, ये हमारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव ग्रुप है। अब यू नो दिस इज द पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा?
दिस इलेक्ट्रॉन इज गेन बाय द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इस टाइम कार्बन एक रिएक्टिव ग्रुप है। अब सेम केस, ये एक एंजाइम है, उसका एक्टिव साइट है। एंजाइम बेसिकली बना हुआ है अमाइनो एसिड का। सो एक्टिव साइट के अंदर एक अमाइनो एसिड है, उस अमाइनो एसिड के साथ एक अमाइनो ग्रुप है। अगर इस अमाइनो ग्रुप को मैं यू लिख लूं, दिस इज द NH और NH। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना दिए, उसके साथ मौजूद है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। सो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्सीजन ने ले लिया। कार्बन आ करके इस लोन पेयर के ऊपर अटैक कर देता है और नाइट्रोजन उसके साथ अपना लोन पेयर शेयर कर देगा। सो इट अ टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया और इस ग्रुप को हम जो एल्डिहाइड ग्रुप है हम इसको वापस रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये टाइटली बाइंड हुआ, परमानेंटली बाइंड हुआ। सो दिस इज नोन एज द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। सो इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर के वो वापस डिटैच नहीं होते हैं और ये टाइटली बाइंड होते हैं। सो दैट विल ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। सो इट इज द इरिवर्सिबल इनहिबिटर। एग्जांपल क्या चीज है? द एग्जांपल इज द पेनिसिलिन। एंड द सेकंड इज, हमारे पास जो दूसरा है, दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिटर। एक इरिवर्सिबल था, अब दूसरा इरिवर्सिबल, जिसका नाम बताया रिवर्स हो सकता है। सॉरी, ये रिवर्सिबल है। सो दिस वन इज व्हाट द स्टूडेंट से थोड़ा सा रिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल जैसा नाम बता रहा है, ये वापस रिवर्स हो सकता है, इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दैट इज वीकली बाइंड। रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है जो एंजाइम के साथ वीक अटैचमेंट होती है। द एंजाइम एक्टिविटी कैन रिगेन। अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर बाइंड हुआ तो एंजाइम की एक्टिविटी हम वापस रिगेन कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा ये वीकली बाइंड है, इसको हम डिटैच कर सकते हैं। ये किस चीज के जरिए जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा, वंडरवाल फोर्सेस के जरिए जुड़ा होगा, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस के जरिए होगा। सो अगर कोई इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए पर उसका जो बाइंडिंग है वो वीक लिंकेज से हो, हाइड्रोजन बॉन्ड से, वंडरवाल फोर्सेस हो, ये वापस रिमूव भी हो सकता है और एंजाइम की एक्टिविटी रिगेन हो सकती है। सो इट विल बी नोन एज द रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर के पास हमारे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद है। सबसे पहला होता है कॉम्पिटिटिव। ये रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव है। रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव का जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? मेलोनेट है। मेलोनेट या ATE जिस लफ्ज के साथ आता है वो एसिड होता है। सो इसको मेलोनेट भी कहते हैं या मेलोनिक एसिड भी कहते हैं। एक मेलोनिक एसिड है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन होता है। क्रेब्स साइकिल, यू नो दिस, कि जब क्रेब्स साइकिल होता है सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोन, उसके बाद सक्सिनेट बनता है। सक्सिनेट के बाद फिर फ्यूमेरेट बनता है, फ्यूमेरेट के बाद मेलेट बनता है। अच्छा, ये क्या करेगा? सक्सिनेट से मेलेट तक जो एंजाइम्स है ये उन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट आ करके एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, वो डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सो फ्यूमेरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को ये इनहिबिट करता है, मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। वो अब देखो ना, एंजाइम के साथ दो चीजें मिलती है, सक्सिनेट मिलेगा चाहे कि फ्यूमेरेट बने, फिर फ्यूमेरेट मिलेगा चाहे कि वो मेलेट बन जाए। तो वो क्या कर देता है, ये फ्यूमेरेट एंजाइम के साथ मिलकर के, ताकि मेलेट ना बने। सो मेलोनेट एक एंजाइम्स है, सॉरी मेलोनेट एक इनहिबिटर है जो क्रेब्स साइकिल के अंदर फ्यूमेरेट जो एंजाइम है, फ्यूमेरेट डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, उसके साथ बाइंड होकर के उसको ब्लॉक कर देता है। सो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव क्यों है? मेलोनेट क्यों कॉम्पिटिटिव है? अब इस पर यहां पर इनहिबिटर का शेप और सबस्ट्रेट का शेप सेम है। इसका मतलब है मेलोनेट का सेम शेप, मेलोनेट शेप इज सेम विथ, अच्छा सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट बनता है, फ्यूमेरेट के बाद मेलेट बनता है। सो इट द मेलोनेट शेप इज सेम विद द फ्यूमेरेट। ये फ्यूमेरेट के साथ ये सेम है। अब फ्यूमेरेट और मेलोनेट दोनों का शेप सेम है।
अगर फ्यूमेरेट लगा तो रिएक्शन होगा, अगर मेलोनेट लगा तो इनएक्शन को इनहिबिट कर देगा। सो इन दोनों का शेप सेम है और ये दोनों कंपीट करेंगे किस चीज के लिए? एक्टिव साइट के लिए। अब सो कम्पिटिटिव इनहिबिटर वापस आते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो होता है जो वीकली अटैच होता है, उसके अंदर टाइप्स होता है, एक कम्पिटिटिव है, नॉन कम्पिटिटिव है और अन। सो सबसे पहले जो कम्पिटिटिव होता है, कम्पिटिटिव के एग्जांपल हमारे पास मेलोनेट है। अच्छा, मेलोनेट का शेप फ्यूमेरेट के साथ मिलता जुलता है, अगर फ्यूमेरेट लगा तो रिएक्शन होगा, मेलोनेट होगा तो रिएक्शन को इनहिबिट करेगा। सो इन दोनों का शेप सेम है, ये कंपीट करता है एक्टिव साइट के लिए। और जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट इसको कहते हैं, अगर इनहिबिटर ज्यादा हो गए तो वो एंजाइम को ब्लॉक करेगा, अगर मेलोनेट ज्यादा हुआ तो एंजाइम के साथ लग करके एंजाइम को ब्लॉक करेगा, अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ, फ्यूमेरेट ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, एंजाइम अपना रिएक्शन करेगा। सो इनहिबिटर अटैच एट द एक्टिव साइट। अब दोनों के दरमियान मुकाबला है क्योंकि दोनों का शेप सेम है, सबस्ट्रेट का shape is same, it is not the same, it is the substrate. सबस्ट्रेट का शेप और इनहिबिटर का शेप, दोनों का शेप सेम है। सो दैट इनहिबिटर अटैच एट द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है। सो क्योंकि इन दोनों का शेप सेम है, सो कैन रीच द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज। एक अजीब सेंटेंस है, इसको बड़े ध्यान से सुन ले। अब इनहिबिटर अटैच हुआ, जब मेलोनेट अटैच हुआ, अगर फ्यूमेरेट का मिकदार ज्यादा हुआ, ये मेलोनेट को हटा करके वापस क्या चीज लगेगा? फ्यूमेरेट लगेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इनहिबिटर की मौजूदगी में भी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होता है अगर सबस्ट्रेट का रिएक्शन हम लोग ज्यादा कर दे। तो इसका मतलब होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। अगर मैं सबस्ट्रेट को ज्यादा कर दूं, बेशक इनहिबिटर मौजूद है, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन पीक पर होता है, रिएक्शन की वेलोसिटी ज्यादा होगी और मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। So the enzyme and substrate compete for the active site. Enzyme जो होता है, not enzyme, the inhibitor and substrate compete for the active site. Inhibitor और substrate दोनों का शेप सेम है और ये दोनों compete कर रहा है किस चीज के लिए? एक्टिव साइट के लिए। अब जिसका मिकदार ज्यादा होगा वही लगेगा। That will block the active site. एक्टिव साइट को तो ब्लॉक करेगा, but the reaction not stop. एक चीज याद रखो, the second thing is this, it will not stop the reaction. रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? अगर सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ तो ये वीकली अटैच है, सबस्ट्रेट कोलाइड हो करके इस इनहिबिटर को वापस हटा सकते हैं। सो इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि किस इनहिबिटर की मौजूदगी में, इनहिबिटर मौजूद भी होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, इट विल बी द कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर की मौजूदगी में भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो सकता है अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दिया जाए। अब आते हैं जरा पहले एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिवर्सिबल में सबसे पहले होता है कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव इनहिबिटर में होगा ये सबस्ट्रेट और ये उसका एंजाइम है, ये इनहिबिटर है। फॉर एग्जांपल ये मेलोनेट है और ये फ्यूमेरेट है और ये उसका एंजाइम है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये डिपेंड कर रहा है मिकदार के ऊपर। अगर इनहिबिटर का मिकदार ज्यादा हुआ, सबस्ट्रेट कम हुआ, तो क्या चीज होगा? इनहिबिटर लगेगा और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा। फिर हम वापस क्या कर देते हैं? सबस्ट्रेट का मिकदार बढ़ा देते हैं। अगर सबस्ट्रेट का मिकदार बढ़ गया, ये बार बार एक्टिव साइट के साथ कोलिजन करेगा, टकराएगा, क्योंकि वीक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये क्या चीज कर देगा? इनहिबिटर को हटा करके उसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट लग जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि द एक्टिव साइट ब्लॉक्ड बाय द इनहिबिटर बिकॉज द शेप ऑफ इनहिबिटर एंड द शेप ऑफ सबस्ट्रेट इज सेम, दे विल कंपीट फॉर द एक्टिव साइट। अगर इनहिबिटर लगा तो सबस्ट्रेट के बढ़ने से वो बार बार कोलाइड होकर इनहिबिटर को वापस हटा सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम हमारा वापस रिगेन हुआ। हमने इनहिबिटर का जो इफेक्ट है, द इनहिबिटर इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज। हमने इनहिबिटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो जब भी हम कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सो ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, जिसका मिकदार ज्यादा होगा, अगर इनहिबिटर ज्यादा हुआ इनहिबिटर लगेगा, सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ सबस्ट्रेट लगेगा। फिर इसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास, The third type is known as the non-competitive. Non-competitive भी किस में आता है? ये रिवर्सिबल इनहिबिटर में आता है और ये भी वीकली बाइंड होता है बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्सेस। Now, यहां पर the shape of the inhibitor and the shape of the substrate is not same. लेकिन competitive में क्या था? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप सेम था, जिसका मिकदार ज्यादा हुआ वही लगेगा। लेकिन यहां पर क्या चीज है? इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप सेम नहीं है।
सो इंडिपेंडेंट ऑफ द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट, ये सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये किधर है? इट इज आरटीएच एट द अदर साइड, फॉर एग्जांपल एलोस्टेरिक साइड। यहां पर इनहिबिटर किस साइड पर लगेगा? एलोस्टेरिक। जब एलोस्टेरिक साइड पर लगेगा, सम टाइम इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट बोथ अटैच। ये फिर एक बात है, और मतलब पॉइंट के अंदर एक खास पॉइंट होता है। सो इसका खास पॉइंट ये था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, कि इनहिबिटर की मौजूदगी में भी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो सकता है अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दें। इसकी खास बात यह है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की खास बात यह है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एट अ टाइम बाइंड हो सकता है, लेकिन यहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों एट अ टाइम बाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का शेप सेम है, या इनहिबिटर होगा या सबस्ट्रेट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि sometimes the inhibitor and substrate both can bind, दोनों बाइंड हो सकते हैं एंजाइम के साथ, अटैच हो सकते हैं। It will change the shape of the active site and the rate of reaction stop हो जाता है। ये फिर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपिटिटिव इनहिबिटर क्या कर देगा? ये ब्लॉक करेगा एक्टिव साइट को, और नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं करेगा, इट चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। कंपिटिटिव इनहिबिटर लग करके ये रेट ऑफ रिएक्शन वापस रिगेन जल्दी हो जाता है, लेकिन नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर लग करके ये एंजाइम के रिएक्शन को बिल्कुल स्टॉप कर देता है। ये वापस अट सकता है। कैसे अट सकता है? कि अगर कोलिजन ज्यादा हो जाए, बार बार कोलाइड हो जाए, इस ज्यादा कोलिजन होने की वजह से, क्योंकि ये भी वीकली अटैच होता है एलोस्टेरिक साइट पर, ये भी डिटैच हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या चीज है? फॉर एग्जांपल साइनाइड। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि द साइनाइड, मैंने आपको पहले भी बताया, इरिवर्सिबल में भी कुछ आर्टिकल्स ने साइनाइड लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए इरिवर्सिबल भी हो, रिवर्सिबल भी हो, कॉम्पिटिटिव भी हो, नॉन कॉम्पिटिटिव भी हो, अनकॉम्पिटिटिव भी हो, तो हमने अपने बुक के मुताबिक नॉन कॉम्पिटिटिव को सेलेक्ट करना है कि साइनाइड इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर आ जाए साइनाइड बाइंड विद द सबस्ट्रेट और साइनाइड कंपीट विद द सबस्ट्रेट, ये गलत है। ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करेगा, बल्कि ये एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो जाएगा। साइनाइड आकर के साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम A3, जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास साइटोक्रोम होते हैं, साइटोक्रोम BCAA3, जो लास्ट साइटोक्रोम है, वहां पर जो एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइनाइड उस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक हो जाता है और एटीपी फॉर्मेशन कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इस वजह से साइनाइड एक पावरफुल पॉइजन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक हुआ, जब उसने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर दिया, एटीपी नहीं बनेगी। जब सेल के अंदर एटीपी नहीं बनती तो हम कहते हैं वो सेल मर जाती है, जिस वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। सो साइनाइड इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब फिर इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास मौजूद है एंजाइम, एंड दिस वन इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, दिस इज द इनहिबिटर। फॉर एग्जांपल ये एक साइनाइड है। अब ये जो साइट है, दिस साइट इज नोन एज द एलोस्टेरिक साइट। ये एक एलोस्टेरिक साइट है। अब इनहिबिटर आकर के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हुआ। जब एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो जाता है, इट विल चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। अब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होता। अच्छा, ये अट सकता है, ये अट सकता है समटाइम। किस तरह अटता है कि अगर ये बार बार कोलाइड करे या टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये के दरमियान जो वीक बॉन्ड होता है ये टूट सकते हैं और ये साइनाइड वापस अलग हो सकता है। लेकिन उस केस में अगर एंजाइम की कोल्यूशन ज्यादा हो, या समटाइम रेयर केसेस में चांसेस है कि ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिटैच हो सकता है। सो इसने क्या कर दिया? एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हुआ और एक्टिव साइट को ब्लॉक नहीं किया, बल्कि एक्टिव साइट की शेप को चेंज किया। ये कंपीट नहीं करेगा सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए, बल्कि एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हुआ, उसने एक्टिव साइट को सिर्फ चेंज कर दिया। सो हमारा क्या था मेजर वन? द रिवर्सिबल। सो रिवर्सिबल इनहिबिटर वीकली बाइंड होता है, एंजाइम की एक्टिविटी रिगेन हो सकती है हाइड्रोजन या वंडर बार। तो उसके अंदर तीन थे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव क्या था कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का शेप सेम था, एक्टिव साइट के लिए कंपीट करता था। ये शेप सेम नहीं है, बल्कि एलोस्टेरिक साइट पर लगेगा और एंजाइम की जो एक्टिव साइट इसको चेंज कर देगा, बल्कि ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। इधर रिएक्शन रिगेन जल्दी हो सकता है, लेकिन यहां पर रिएक्शन जल्दी रिगेन नहीं होगा। एक और टर्म है, दिस इज नोन एज द अनकॉम्पिटिटिव।
ये नॉन है और ये अन है। अनकंपिटिटिव क्या होता है? द इनहिबिटर बाइंड विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तीनों में बड़ा फर्क है। ये तो कंपीट करेगा सबस्ट्रेट के लिए। जो नॉन कंपिटिटिव है ये एलोस्टेरिक साइट पर आरटीएच ओ करके, एलोस्टेरिक साइट पर आरटीएच होने के बाद ये एक्टिव साइट की शेप को चेंज करेगा। ये क्या करेगा? इसका काम एलोस्टेरिक साइट के साथ नहीं, एक्टिव साइट के साथ नहीं है। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो अनकंपिटिटिव इनहिबिटर भी आकर के उसके साथ बाइंड हो जाता है। जब बाइंड होता है इट विल ब्रेक द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये वापस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है ताकि वापस सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से निकल जाए और रिएक्शन नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं बनता। सो इट विल रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक केमिकल कंपाउंड है जो बेसिकली एक रिएजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है जहां पर हम डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं। सो हाइड्रोजन एक केमिकल कंपाउंड है जो जाकर के एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द अनकंपिटिटिव। सो अनकंपिटिटिव इनहिबिटर कब काम करता है? जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, ये आकर के उसके साथ लग करके उस कॉम्प्लेक्स को वापस तोड़ देता है। जब कॉम्प्लेक्स टूट गया, रिएक्शन नहीं बना, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज लिखते हैं, यहां पर ये बन चुका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेट्स सपोज दिस इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बन चुका है। अब रिएक्शन नहीं होना है तो क्या चीज आ जाता है? अनकंपिटिटिव इनहिबिटर। जब अनकंपिटिटिव इनहिबिटर आता है इस टाइम, अनकंपिटिटिव इनहिबिटर आकर के इसके साथ लग जाता है। जब लग जाता है तो ये क्या चीज कर देगा? एंजाइम को अलग कर देगा और सबस्ट्रेट को अलग। उसने एंजाइम और सबस्ट्रेट को अलग कर दिया ताकि रिएक्शन ना हो। सो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट तोड़ने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं अनकंपिटिटिव इनहिबिटर। एक्टिव साइट की चेंज होने वाले को कहते हैं नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर और एक्टिव साइट के ब्लॉक होने वाले को कहते हैं कंपिटिटिव इनहिबिटर। दीज थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर। और इरिवर्सिबल इनहिबिटर बहुत रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन होता है जो एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। सो दीज ऑल आर द थ्री टाइप्स ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिटर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम। वापस एक बार रफली रिपीट करते हैं जल्दी से। द इनहिबिटर ऑफ एंजाइम आर वो फैक्टर और वो सब्सटेंस को कहते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करे। उसके अंदर फिजिकल भी, एलोस्टेरिक भी, हमारा जो है वो केमिकल के साथ। हम ये टॉपिक जो हमारा लेक्चर है वो केमिकल इनहिबिटर के बारे में। सो टाइप्स क्या होता है? इरिवर्सिबल वो होता है जो एंजाइम के साथ बाइंड होकर के वापस रिवर्स नहीं होते, एंजाइम की एक्टिविटी रिगेन नहीं होती है, कोवेलेंटली या टाइटली बॉन्ड हो जाता है। उसके एग्जांपल हमारे पास मौजूद है पेनिसिलिन। और ये बहुत रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर आपसे ये पेपर में आ जाए कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द एग्जांपल ऑफ द इरिवर्सिबल इनहिबिटर होगा। ये रिवर्सिबल नहीं है, कंपिटिटिव, नॉन और अनकंपिटिटिव नहीं है। कंपिटिटिव इनहिबिटर उसको कहते हैं जो एंजाइम के साथ कंपीट करेगा एक्टिव साइट के लिए, क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा एक्टिव साइट के लिए, क्योंकि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों का शेप सेम है। और ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करेगा। ये सबस्ट्रेट डिपेंडेंट होता है या इनहिबिटर डिपेंडेंट होता है। अगर इनहिबिटर ज्यादा हुआ तो एंजाइम को ब्लॉक करेगा, सबस्ट्रेट ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, जिसका मिकदार ज्यादा होगा वही होगा। ये इनहिबिटर एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है और रिएक्शन फिर भी मैक्सिमम हो सकता है अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दे। वो इनहिबिटर को हटा करके सबस्ट्रेट लग जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन वापस अपनी पीक पर पहुंच सकता है। फिर उसके बाद है नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर वो होता है जिसका शेप, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का शेप तो सेम नहीं है, पर ये बाइंड होगा दूसरे साइड पर जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। और ये क्या चीज कर देगा? कभी कभार इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों बाइंड हो सकते हैं इस केस के अंदर, और ये चेंज कर देगा एक्टिव साइड को और रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप करेगा ताकि सबस्ट्रेट ना लगे। इसका एग्जांपल हमारे पास है साइनाइड, जो साइटोक्रोम A3 को ब्लॉक कर देगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देगा, एटीपी फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देगा। सो साइनाइड के बारे में अगर आ जाए तो ये नॉन कंपिटिटिव इनहिबिटर है और ये बेसिकली ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इन द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है। अनकंपिटिटिव इनहिबिटर ये होता है, ये बाइंड हो जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ और ये ब्रेक कर देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम से सबस्ट्रेट वापस अलग हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन। सो आई थिंक द स्टूडेंट्स के रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कंपिटिटिव, नॉन कंपिटिटिव, इन अनकंपिटिटिव इनहिबिटर और उसके साथ एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड फिजिकल इनहिबिशन आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मिलेंगे